नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के वीडियो में जो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जो निवेदन किया गया था कि हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में जो विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं वो बहुत ही सक्रिय हो गई हैं हमारे इस देश को कमजोर करने के लिए। और वो ताकतें जो है कट्टरवादी जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको आगे करके पीछे से उनको शह देती है। तो ये ताकतें उसमें सबसे जो खतरनाक है वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और ये वाम दल वाले और बीजेपी। होता क्या है, अमूमन ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल वाले और उसके आसपास जो छोटे छोटे डिजेनरेटिव जो है वो उसके आउटफिट्स हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी, उसकी आरजेडी का लालू और तेजस्वी, और ये समाजवादी पार्टी के मुलायम और अखिलेश, और शिवसेना का उद्धव ठाकरे, एनसीपी का शरद पवार, और डीएमके का एमके स्टालिन इत्यादि। ये अक्सर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, और वो उन्हीं में से कुछ हिंसक भी होते हैं, उपद्रवी भी होते हैं। ये उनके साथ खड़े रहते हैं। जरा इसको समझिए, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि अभी मैंने जिन राजनीतिक दलों का नाम लिया है, यानी जीएनपीसी, वाम दल, तृणमूल और उसके नेता भी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, डीएमके, स्टालिन, सभी जो है वो हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी तत्वों के साथ ये उन्हीं को शह देते हैं और उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं। उसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस इत्यादि जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के
भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके पीछे ये खड़े रहते हैं। इनमें विशेषता यह है कि ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं, ये जैसे कि ये बीजेपी, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्वों को साथ देती है बीजेपी और आरएसएस जो है, वह अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की वह हितैषी नहीं है। वह हिंदू सनातन परंपरा के रक्षक भी नहीं है। सिर्फ उस तबके के कट्टरवादी तत्वों को ये साथ देती है पीछे से। और उसी प्रकार ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस और वाम दल और तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी, आरजेडी का लालू और तेजस्वी, समाजवादी पार्टी के मुलायम और अखिलेश, और ये उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना के, एनसीपी के शरद पवार और डीएमके के एमके स्टालिन जो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हितैषी नहीं है। ये सिर्फ उस तबके के जो कट्टरवादी तत्वों के साथ खड़े रहते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य और विशेषता है, हमारे भारतीय समाज की ये दुर्भाग्य और विशेषता है। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें। और जहाँ तक भारतीय जनता दल का सवाल है, ये अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और सभी आदरणीय भारतीय आवाम से ये कहना चाहता है कि यदि देश को बचाना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना ही होगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, यदि देश को बचाना है तो हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों एवं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता को कायम रखना ही होगा। अब जब ये मुद्दा आता है तो ऐसा नहीं कि पूरा जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज और पूरा वो नफरत करता है पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, या वाइस वर्सा हमारा पूरा हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से नफरत करता है। ऐसा नहीं, इसमें से अधिकांश प्रतिशत जो है वह एक साथ रहना है और एक साथ मिलजुल के रहना है। ये भावना तो एक औसतन जो है वो पाई जाती है। इन दोनों तबकों की कमजोरी ये होती है जो कि भारतीय जनता दल को एक अंदाज है कि ये तबके कट्टरवादी तत्वों के आगे झुक जाते हैं, सबमिट कर जाते हैं और उन कट्टरवादी तत्वों को माकूल जवाब नहीं मिलता है। उन कट्टरवादी तत्वों को हमारे इन तबकों के द्वारा जो है उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं और वो अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। हाँ, इतना विशेषता जरूर है कि उनको उन राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है, ताकत मिलती है, ये बात जरूर है। लेकिन हमारे ये जो तबके हैं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, यदि पूरा डट जाए कि इन कट्टरवादी तत्वों का नाश करना है, इनकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करना है, तो बहुत कुछ संभव है। तो होता क्या है कि ये जो हमारे जो तबके हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, उनके क्रमशः कट्टरवादी तत्वों के आगे झुक जाते हैं। इस कमजोरी को आपको दूर करना पड़ेगा।
कट्टरवादी तत्वों की आपको पहचान होनी चाहिए और उनके हौसले को जो है वो करना होगा और उनके हर गतिविधि को नष्ट में नाबूद करना होगा। तभी बात कुछ आगे बढ़ सकती है। हमारे देश में भारतीय एकता को स्थापित करने में और भारतीय एकता की, जैसा कि बताया गया है कि उसकी जो स्पाइनल कार्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, मान मेरुदंड है, वो हिंदू मुस्लिम एकता अर्थात हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों एवं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, वो भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और उसी संबंध में मैंने ये भी निवेदन किया गया था मेरे द्वारा और भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा कि ये जो विखंडनकारी ताकतें तो हैं ही, कुछ ऐसी तत्व जो है और कुछ और या समूह या तंजीम जो भी कह लीजिए, वो सरेआम बगैर लिहाज के हो कि आखिर ये देश मैंने ये समरसता का देश है और समरसता यदि नष्ट हुई तो देश की एकता भी खतरे में पड़ जाएगी, देश भी खतरे में पड़ जाएगा। बगैर इसकी परवाह किए हुए वो आग उगलते हैं। तो इनके विषय में भारतीय जनता दल ने मैंने YouTube के पैगाम के माध्यम से कई बार बताया है। जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का गिरोह जो है, और वो कई लोगों को शामिल भी करता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के गिरोह में कभी कोई वो चला आता है संजय दीक्षित, जो कि जयपुर डायलॉग वाला, और RSN सिंह जो कि भूतपूर्व राज्य अधिकारी, GD बख्शी भी चले आते हैं। वो एक जो है कोई उपाध्याय करके वकील है, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, शायद अश्विनी उपाध्याय कुछ नाम है उसका, वो भी चला आता है। और नीरज अत्री वगैरह सब ये चले आते हैं इसके गिरोह में। और कभी कभी वो कपिल कुमार भी दिखते हैं। और तो ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो हमारे जो है इस्लाम आस्था पर निराधार, अनर्गल और आपत्तिजनक आक्रमण करके एक नफरत एक नफरत जो हमारे इन दो तबकों के बीच में नफरत फैलाने की साजिश वो निरंतर कर रहा है। एक तो वो है, दूसरे ये तौकीर रज़ा भी वैसा ही वो उगलता रहता है। उसी के आसपास ये शफीकुर रहमान वर्क TS हसन भी वैसी गतिविधि में लिप्त वो पाए जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये हिंदू सनातन के खिलाफ आग तो नहीं उगलता उतना, लेकिन हर एक तो भेद विभेद विखंडनकारी उसकी गतिविधि चलती है नंबर 1, और उपद्रवित तत्वों के साथ हमेशा जो है वो खड़ा मिलता है ये असदुद्दीन ओवैसी। कई बार ये भी देखा गया कि ये सरेआम कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी कि हमारे देश में जो आतंकवादी तत्व पाए जाते हैं उनकी जो है लीगल क्या करने की परसुएंस या वकालत वाली पर भी वो करेगा।
इस तरह की बात वो सार्वजनिक रूप से बोलता रहता है असदुद्दीन ओवैसी। और विखंडनकारी गतिविधि तो उसकी रहती है। वो हिंदू सनातन के खिलाफ उतना आग नहीं उगलता है। हाँ, बीजेपी आरएसएस को लपेटता जरूर है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो तो बहुत ही खतरनाक है। कभी बोलता है कि 15 मिनट के लिए वो छोड़ दीजिए, हालांकि अब वो अब कोई जज उसको छोड़ दिया है तो सबका मुंह भी बंद कराता है। कोई जज ने उसको छोड़ दिया तो उसके जितने चंगू मंगू हैं वो क्या कहने के वारिस पठान और वसीम बकार इत्यादि जो आते रहते हैं, वो लोगों का मुंह चुप कराते हैं कि जज ने कह दिया। जज ने कह दिया तो क्या मतलब कि जज वो देश हो गया? जो बोला है, खतरनाक है वो। तो वो बहुत ही खतरनाक है। उसका जो छोटा भाई है वो आग उगलता है। वो सबसे अधिक वो अकबर जो अकबरुद्दीन ओवैसी, और उसी के टक्कर का ये एक अपराधी है दीपक त्यागी, और उसने अपने इस भेष को बदल करके चोंगा उंगा पहन करके अब हो गया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। ये कुछ नाम हमने बताए हैं, तो हमने इसलिए बताया है कि इन ताकतों को, ये सिर्फ हमारे देश में नफरत फैलाना, ये काम इस समय का रह गया है। जो विखंडनकारी ताकतें हैं वो सीधे नफरत तो नहीं फैलाती हैं, लेकिन नफरत फैलाने वाली ताकतों और वो जो कट्टरवादी तत्वों का नाम अभी जो कट्टरवादी तत्वों के विषय में जो अभी बताया गया था, उसको ताकत देते हैं। ताकत ही नहीं देते, वो ताकत ही नहीं देते हैं, बल्कि कई मौकों पर, चुनाव ऐसे मौकों पर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो और इसीलिए उनको पालते भी हैं, समर्थन भी देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हम इन जो विखंडनकारी ताकतों को विखंडनकारी ताकत के रूप में मैंने इनको पहचान नहीं पाते हैं। पहचानने में बहुत बड़ी भूल होती है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस बीजेपी जो है विखंडनकारी ताकतों को साथ देती है पीछे से। नहीं, बीजेपी खुद एक विखंडनकारी ताकत है, और चुनाव के वक्त में उसका इस्तेमाल भी करती है। कभी 80-20 बोलेगी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, फिर वो गुर्जर सम्मेलन करेगी, निषाद सम्मेलन करेगी, ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। इस तरह से ये इसकी विखंडनकारी गतिविधियां हैं बीजेपी। और जो संगठन वो इस तरह से जो विखंडनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बेस में हैं, वो तो और भी आगे है। ये जो है समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन, और बहुजन समाज पार्टी तो उसने तार कर दिया है। खटिक सम्मेलन, नाई सम्मेलन, धोबी सम्मेलन, राजभर सम्मेलन करते करते भारतीय समाज को तार यानी उसको चिंगनी कर दिया। तो इस प्रकार से ये विखंडनकारी ताकतें विखंडन तो समाज में करती हैं, उसके जरिए ये सत्ता हथियाने की साजिश करती है। और हम इतनी खतरनाक ताकतों को कितनी खतरनाक है ये पहचानने में मैंने भूल करते जा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हम इस बात के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं कि ये ताकतें हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक हैं,
कितनी डायबोलिकल हैं, कितनी कितनी निफेरियस हैं, कितनी डेंजरस है। कहने को सभी कहते हैं कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, लोग भी बड़े बेहतरीन हैं। ये सब कुछ धुल जाता है जबकि इस देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम नफरत जो है वो फैलाई जाती हो और हर घिनौने जो नफरत की बात की जाती हो, और इन तत्वों के द्वारा जो अभी बताया गया था या कुछ समूहों और तंजीमों के द्वारा तो यही जाता है। मीडिया अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। देखिए इसका तमाशा, वो दिन रात चैनल खोलिए, दिन रात हिंदू मुस्लिम वो मंदिर मस्जिद जो है वो ये कराते रहते हैं। अब इन ताकतों के रहते आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश महफूज है? भारतीय जनता दल की चिंता यही है कि इन ताकतों के रहते हुए कैसे आप कह सकते हैं कि हमारा भारतीय समाज, हमारा देश महफूज है। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को एहसास कराता है कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। पहली जिम्मेदारी कि कट्टरवादी तत्व जो है किसी भी रूप में हो, आप उनको दूर रखिए, उनके बहकावे में और उनके बरगलाने में, उनके झूठ और अफवाह का शिकार बनने में बिल्कुल दूर रखिए। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, या जिसको कि आप लोग परंपरागत रूप से हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं, हर हालत में उसको बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है? यदि इस मुल्क को कायम रखना है, ये बात जान लीजिए, यदि इस मुल्क को कायम रखना है तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता हर हालत में कायम रखनी है। यदि इस मुल्क को कायम रखना है, आप उन तत्वों को देश का दुश्मन मानिए जो कि कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र है, झूठ मूठ की बातें कहते हैं और हिंदू राष्ट्र के विरोध के नाम पर जो ताकतें अपनी राजनीति चमकाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उनसे सावधान रहना है, उनको दूर करना है। अभी ये बात जो है साधन के अभाव में YouTube के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच में आना है, ये बहुत बड़ा काम है। और तो जैसा बताया गया है कि ये जो अभी जिन तत्वों का नाम लिया गया है, गद्दार पुष्पवंत कुलशेष से लेकर के यति नरसिम्हानंद, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और ये तौकी रजा, शफीकुर रहमान वर्क और ये TS हसन, और भी इस टाइप से कुछ कोई भी होगा तो उसके इस तरह से भड़कावे, इस तरह से वो बरगलाना, इस तरह से झूठ और अफवाह का शिकार बनना, इससे हर हालत में दूर रहना है। देखिए, हमको मालूम है कि RSS के कुछ कट्टरवादी तत्व सरेआम कर रहे हैं, शायद ये सुना गया है कि ये मुसलमानों के प्रति जो है वो हिंदुओं का खून खौलता क्यों नहीं है। सरेआम बोल रहा था वो किसी TV चैनल पर, एंकर को जो है वो मना करना पड़ा। लेकिन एंकर
ऐसे भारतीय समाज विरोधी और इस देश के दुश्मनों को बुलाते क्यों हैं? जो जिसके मन में इतना बड़ा जहर भरा है और उसकी हिम्मत तो देखिए, क्यों कह रहा है कि वो हिंदुओं का खून खोलता क्यों नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट ऐसे तत्वों को कहना चाहता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जागरूक कर रहा है कि संगीत रागी जैसे लोगों को देख करके पूरी आवाम का खून खौलेगा और उनकी वो हालत करेगा कि उनकी कई पीढ़ियां भी याद करेंगी उसको। तो इस तरह का वो नफरत न फैलाएं कि माने वो हिंदुओं का खून खौलता क्यों नहीं है। हमारे ये भारतीय आवाम ताकत दल पूरे अपने भारतीय भाई बहनों को जागृत कर रहा है कि देश के दुश्मनों को पहचानिए, चाहे वो संगीत रागी के रूप में हो, चाहे वो पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ के रूप में हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी के रूप में हो। और जिस वक्त ये जागृत हो गए, एक हो गए, ये सारे तत्वों का पूरा हिसाब, पूरा ठिकाना लगाना है, इसमें कोई मुरव्वत नहीं। तो भारतीय आवाम ताकत दल को मालूम है कि संगीत रागी जैसे लोग हैं और उसके पहले तमाम यूट्यूब पर देखे गए, जैसे वो जब जाकिर नाइक मूसा जाकिर नाइक कुछ ऐसा नाम उसका है। आजकल तो वो भाग गया है वो मलेशिया में। और कुछ इस प्रकार से मुल्ले भी बोल रहे थे, सरेआम बोल रहे थे कि कुरान में लिखा हुआ है कि भाई काफिर या आपको दिखता है मगर जो इस्लाम को ना माने उसका कत्ल कर दो। ऐसा बोलते हुए जो है कई वीडियो जो है अपलोड हुए हैं जाकिर मूसा नाइक और जो है। तो हमारे भारतीय समाज में इस स्तर के जो है नफरत फैलाने वाले, नफरत नहीं, आग उगलने वाले हैं, चाहे वो जाकिर मूसा नाइक हो, चाहे और भी कोई मुल्ला हो इस तरह से, और संगीत रागी जैसे। इनकी पहचान हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से करें, इनको पहले पहचान लें और भारतीय एकता हर हालत में स्थापित करें। और जब स्थापित हो जाए तो ऐसे तत्वों का कैसे क्या इलाज करना है आप भी कर सकते हैं। और यदि आपने भारतीय आवाम ताकत दल को आशीर्वाद देकर के कुछ सत्ता थमाई तो इनका बहुत अच्छे तरीके से इन सारे तत्वों का इलाज हो जाएगा, इतना आप वो विश्वास रखिए। दो कौमों के बीच में या दो देशों के बीच में दुश्मनी कब नहीं रही है, अत्याचार कब नहीं रही है। एक कौम ने दूसरे कौम को सताया है, हत्या की है, लेकिन जब वक्त बीता समझ आई दोनों एक साथ हुए। ये जो है यहूदियों ने ईसाइयों के जो उनके इष्ट देवता हैं ईसा मसीह, उसको लटकाया था, उनको सूली पर लटकाया था, कील ठोके थे। कौन? यहूदी ठोके थे। आज यहूदी और क्रिश्चियन, अच्छा, और इन यहूदियों को बहुत सताया भी गया था जर्मनी में और भी देशों में। आज वही यहूदी और वही क्रिश्चियन, वही ईसाई एक साथ हो गए, क्योंकि उन्होंने भूतकाल की बातों को पीछे छोड़ करके आपसी हित क्या हो सकता है साथ में हो गए। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा करके उसको नष्ट में नाबूद कर दिया। लेकिन आज इन दोनों देशों का, इन दोनों देश अमेरिका और जापान पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए आपसी हित क्या हो सकता है
दोनों देश एक साथ हो गए। इसी तरह से तमाम उदाहरण हैं। लेकिन पता नहीं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में कौन सा ऐसा बीज बोया गया है जो कि वो समाप्त होता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है, पूरा इसके प्रति विश्वास है कि ये जो नफरत का बीज है भारतीय जनता दल उसको समाप्त करके रह गए। चूंकि भारतीय जनता दल को सिर्फ चिंता है देश की, अपने अवाम की। और इस संदर्भ में पहले भी बताया गया था, भारतीय जनता दल को चिंता इस देश की है और अवाम की है। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी और भी पार्टियां, तृणमूल, सिर्फ वो उनकी पूरी साजिश या उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए। और आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो छुट भैया आते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करने के लिए, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारे योगी का क्या होगा, हमारे मोदी का क्या होगा, हमारे सनातन का क्या होगा और हमारे मंदिर का क्या होगा। और कभी कभी बोलते हैं कि वो यूट्यूब वाले सर जो है हमको रास्ता देते हैं सत्ता हथियाने का। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ या कही जा रही हैं, ये बड़े आराम से वो इनकार भी कर सकते हैं, मुनकर भी सकते हैं, जो कि वो चूँकि उनकी फितरत है। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि उनका डिमिनर क्या है, उनकी मंशा क्या है, और जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं उसकी असलियत और उनकी मंशा क्या है। तो वो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जितने भी आते हैं जो भारतीय जनता दल से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमारे मोदी का क्या होगा, हमारे योगी का क्या होगा, और सनातन का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। एक बात वो कहते हैं, और कभी कभी ये भी कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि ये यूट्यूब वाले जो है वो एकता के कुत्ते कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि क्या बार बार एकता का रट वो इनको ये रट लगता है। और कभी कभी ये कहते हैं कि यदि भारतीय एकता आ गई तो हमारे साथ वो मूल्य भी बैठ जाएंगे, हमारे साथ जो है वो चमार भी बैठ जाएंगे। अब सवाल ये है, जरा इसको गौर से जरा समझिए कि जिस बीजेपी के लोगों में इस तरह की भावना है कि यदि भारतीय एकता आ गई तो उनके साथ मूल्य बढ़ जाएंगे, उनके साथ जो है वो चमार बैठ जाएंगे, वह इस भारतीय समाज को क्या दे सकता है, वह इस देश को क्या दे सकता है और क्या दे रहा है, ये आप लोगों के सामने है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। और बाकी जो जो संगठन है, तंजीम है, जो कि विखंडनकारी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बीच में हैं, वो सिर्फ धमकी। हम देख लेंगे, पानी सर से ऊपर उठ गया है, मैं आपका पता ढूंढ रहा हूँ, आपका इंतजाम कर दूंगा। और जितनी भी बातें मुल्क के लिए, भारतीय एकता के लिए और भारतीय एकता स्थापित करने के लिए ये जो भारतीय जनता दल के जो प्रयास है, इसके सामने इन सारी ताकतों का कोई नैतिक जवाब नहीं है, नैतिक उत्तर नहीं है, या नैतिक साहस या नैतिक बल ये खो चुके हैं इसका सामना करने के लिए। इसीलिए ये सारी अनैतिक हथकंडे वो अपनाते हैं। तो
इनकी असलियत को वो समझने की जरूरत है। जो भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ये देश के लिए और हमारी आवाम के लिए बहुत खतरनाक ताकतें हैं, तो इसलिए कहता है। और कुछ मूलभूत जो फर्क है, मूलभूत जो अंतर है, इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को बहुत गंभीरतापूर्वक जो है वो मैंने समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये जितनी ताकतें हैं हमारे समाज को विखंडित करके हमारे भारतीय समाज को कमजोर करना चाहती हैं, और उसी आधार पर सत्ता हथियाने की इनकी साजिश है, और अब तक सत्ता हथियाई है। भारतीय जनता दल इसके विपरीत जो है सभी भारतीय भाई बहनों को एक करना चाहता है, और इसलिए उसने अपना नाम भी रखा है भारतीय अवाम ताकत दल। तो दल को आप छोड़ दीजिए, भारतीय अवाम ताकत, भारत के अवाम की ताकत। जाहिर सी बात है कि भारत के अवाम की ताकत तभी मुमकिन है जबकि अपनी भारतीय अवाम एक हो, और भारतीय अवाम एक होने का जो आधार है, जो पोस्टरेट है, जो मंच है, वो सिर्फ भारतीयता है। भारतीयता के ही आधार पर, भारतीयता के ही मंच पर वो एकता संभव है। तो इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से, बड़ी गंभीरता से इसको देखें, समझें और गौर करें कि जहाँ जितनी भी ये राजनीतिक दल हैं हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करके, हमारे भारतीय समाज को खंडित करके, विखंडित करके, कमज़ोर करने में दिन रात लगी हुई हैं। और ये भी जो विखंडित करते हैं उनके खतरनाक हथियार हैं। वो हथियार हमारे भारतीय समाज के लिए जहर है, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है, बराबर बताता रहेगा कि जातिवाद समाप्त करके भारतीय एकता लानी होगी। बाबा साहब ने भी बोला था कि हमको एक जाति विहीन समाज की रचना करनी है। भारत वो और जिस भारतीय संविधान के बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो भारतीय संविधान कहता है कि हमारा एक ही समाज है, कि हम सभी भारतीय हैं। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद भी ये ताकतें अभी मान रही, मैंने समाज को विखंडित करने से बाज नहीं आ रही। और मीडिया के जरिए, मीडिया में या और जरिए जो है इसमें जो माहौल पूरा फैला हुआ है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, और इसके विषय में बराबर भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई संविधान लग गया, और हमारे उन अमर शहीद क्रांतिकारियों ने यह संदेश भी दिया कि हम न तो हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो ठाकुर क्षत्रिय और राजपूत ब्राह्मण इत्यादि यादव या अनुसूचित जात हैं, और न तो हम बंगाली हैं, न तो उड़िया हैं, न तो तमिल हैं। हम सिर्फ भारतीय हैं। इस सच्चाई को लागू करना होगा, और हम सिर्फ भारतीय हैं, और सारी चीज एकता, भाईचारा, सद्भाव, सब कुछ भारतीयता के आधार पर स्थापित करना होगा।
एकता स्थापित करके ये जो सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर उनको नस्बे नाबूद करना, और ये बहुत बड़ी क्रांति है, शांतिपूर्ण क्रांति है। कोई खून खराबा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई है और कोई अशांति नहीं। इसको बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, जो कि सिर्फ विचारों का था। विचार शुद्ध करिए देश के प्रति और उसी के अनुसार जो है ईवीएम मशीन पर उसका जवाब दीजिए। तो आप देख रहे हैं इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए। कोई कहता है कि साहब आप सारी पार्टियों को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र। तो सवाल है कि ये लोकतंत्र हैं? ये जो जेएनपीसी इस देश को विखंडित करना चाहती है वो लोकतंत्र है। बीजेपी इस हमारे भारतीय समाज को या देश को विखंडित करना चाहती है, वो लोकतंत्र है। असदुद्दीन ओवैसी लोकतंत्र है, वाम दल और टीएमसी लोकतंत्र हैं। तो यदि यही लोकतंत्र हैं तो उस लोकतंत्र को लानत है। और उनकी इस अवधारणा लोकतंत्र जो है इस देश के लिए अभिशाप बन गया है। वो ये लोकतंत्र नहीं है, ये इस देश के लिए अभिशाप है, जिनमें कभी भी देश की बात नहीं, कभी भी आवाम की बात नहीं। हर वक्त सत्ता कैसे मिले, सत्ता हथियाने कैसे है, जाति समीकरण कैसे बिठाएं, सांप्रदायिक समीकरण कैसे बिठाएं और भाषाई समीकरण कैसे बिठाएं, जोड़ तोड़ कैसे करें। इस पार्टी को जोड़ लिया, उस पार्टी को जोड़ लिया, जिन पार्टियों का कोई मेल नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए वो मिल जाते हैं। तो ये लोकतंत्र हैं? बताइए आप लोग। लोकतंत्र के सबसे घिनौने रूप है, लोकतंत्र के अभिशाप हैं ये। तभी तो भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि ये राहुल गांधी इस देश के लिए गद्दार है, खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र है और विपक्षी पार्टी है। जरा देखिए, इसलिए ऐसा तर्क देने वाले की मानसिकता जरा पढ़िए कि जो इस तरह का तर्क देते हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र है और जो है राहुल गांधी जो है वो विपक्षी है। इसलिए कि उनकी मानसिकता ये कहती है कि उनके लिए देश का कोई महत्व नहीं, आवाम का कोई महत्व नहीं। उन्होंने चिपका लिया राष्ट्रवाद का, उन्होंने चिपका लिया विपक्ष का, बस चिपका करके देश के खिलाफ गद्दारी वो करते रहे। ये मानसिकता उनकी। तो खैर उनकी मानसिकता को ठीक से पहचान लीजिए। अब उनको समझाने की जरूरत नहीं है, अब उनके इलाज की जरूरत है। तो भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि इन तंजीमों का इलाज हमारे भारत में किसी संस्था के पास नहीं रह गया है। ये इलाज जो है मैंने जो न्यायपालिका है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये उनके लिए ये ला इलाज हो गए हैं। ला इलाज भी इसलिए है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इनके आगे बने वो बेबस है, और बेबस भी है और आज तक कोई इसने कार्रवाई भी नहीं की है। दोनों बातें हैं कि मैंने थोड़ा बहुत या कुछ एक कुछ सीमा तक जो है बेबस वाली बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मैंने इसके उदाहरण हैं कि इसने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं बता रहा हूँ कि हवाला एक कांड था, हवाला, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा के तत्वाधान में ये केस उभरा था और बहुत नाम कमाया, हवाला 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 करके। उसमें ये लड़के से आडवाणी का भी नाम आया था और कई लोगों का आया था। बड़े जोर शोर से बड़ा तूफान आया हवाला का, लेकिन देश को जानना चाहिए कि उसमें सीबीआई का डायरेक्टर
वो कौन था, वो जोगिंदर सिंह, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों मिलकर के पूरे हवाला केस को खा गए। ये रिकॉर्ड है। लेकिन यदि वो हवाला अभिशाप का इलाज हुआ होता तो कुछ सीख मिलती। लेकिन मैं साफ कह दे रहा हूं कि सीबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिलकर के पूरे हवाला केस को सब खा गए। हमारे इसी दिल्ली में हमारे सिख आस्था 1984 में सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन का कत्लेआम हो रहा है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, यहीं पर राष्ट्रपति भी बैठे हुए हैं। किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज ये रमणा महोदय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फटाक से इस पर वो संज्ञान वो ले लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई थी? उसमें हाई कोर्ट कहाँ गई थी? क्यों नहीं वो संज्ञान लिया? बाकी तो जो दिल्ली पुलिस और जो ये कांग्रेसी वो जो है दिल्ली पुलिस, तो पूरा लगता था कि उसको मैंने पूरी मूक दर्शक के रूप में, वो भी जेएनपीसी के इशारे पर। लेकिन ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है जो बराबर अपने सुविधा के अनुसार जो है संज्ञान को ले लेती है। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हो रहा है और इनकी आंखों के सामने कहाँ गए थे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? मैं तो बता रहा हूं ना, जिन पर खून खौल जाना चाहिए। वो वहाँ का लखीमपुर खीरी का जो कांड है, इस पर तो बड़े आराम से उसे ले लिया संज्ञान। जहाँ पर हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें मूक दर्शक बन गई, कोई संज्ञान नहीं। तो कहने का मतलब है कि तमाम इस तरह के इनका इतिहास रहा है कि इन देश विरोधी ताकतों के आगे बेबस तो माना कुछ है, लेकिन ज़्यादा इतिहास रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की है और उनको कोई आशा है देश को कि ये कर सकते हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि हमारे भारतीय अवाम के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। पहली जिम्मेदारी यह है कि कट्टरवादी तत्वों की पहचान कर लीजिए, उससे दूर रहिए, उसकी बातों में मत आइए और उसके बहकावे में, उसके भुलावे में, उसके यानी बरगलावे में, झूठ और अफवाह का शिकार बनने में उससे दूर रहिए और उसकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करने की भी सोचिए। उसकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करने का सबसे बेहतर तरीका, कारगर तरीका है कि उसकी सभाओं को शून्य करिए, कोई नहीं जाए उसमें। जरा सोचिए, जरा कल्पना करिए। और जो कि भारतीय जनता दल महसूस करता है, जिस समय ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके या इस्लाम आस्था पर बिला वजह अनर्गल निराधार आक्रमण करता है, तो वो तो जो करता है वो तो करता ही है। लोग ताली बजाते हैं, जय जयकार करते हैं उसे। समझ जाइए, जिस किसी को भी इस मुल्क से मोहब्बत है, अवाम से मोहब्बत है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जो है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो बोलता ही बोलता है, लोग जो है ताली बजाते हैं। यह एहसास सिर्फ एसपी सिंह को या भारतीय जनता दल को ही हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी संजीत हों इसके प्रति कि ऐसी गतिविधि जो है हरगिज न चला पाए ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ऐसी गद्दारी भरा इसको ध्यान से। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर ये निवेदन करता है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, यति नरसिम्हानंद जैसे
जब आग उगलते हैं तो वो लेकिन उनकी सभाओं में जब लोग ताली बजाते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, ये उससे भी बड़ा वो दुख का विषय है। और ये दुख अनुभव तब होगा जब आप सभी के दिमाग में इस मुल्क की हिफाजत की चिंता होगी। मुल्क हमारा सबसे सर्वोच्च है, ये जज्बा होगा। इसी बात को तो भारतीय जनता का दल वो जगा रहा है। और उसी प्रकार जो है वो ये असदुद्दीन या अकबरुद्दीन ओवैसी की सभाओं में लोग जब वो कहता है कि 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सेना पुलिस को, देखिए मैं कितनी बड़ी मारकाट मचाता हूँ। जब उसकी सभाओं में लोग ताली बजाते हैं तो कितना बड़ा दुख पहुंचता होगा हर उस हमारे भारतीय भाई बहन को जिसको इस मुल्क की चिंता होगी, अपने अवाम की चिंता होगी। तो इसीलिए भारतीय जनता का दल ये बराबर कहता है कि जो एक काम जो आप कर सकते हैं कि ऐसे खतरनाक तत्वों के मजमे में सभाओं में बिल्कुल मत जाइए, उनको शून्य कर दिए और उनको हतोत्साहित करना है, उनको डिस्करेज करना है, उनको पस्त करना है और उनकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करना है। किसी ने कहा कि वो ये केजरीवाल को अब कुछ लोग एंटी नेशनल यानी वो यूट्यूब पर कहना शुरू कर दिए। अब ये जागृति तो आ रही है। एक किसी ने पोस्ट किया था कि साहब केजरीवाल सबसे खतरनाक है। मैंने कहा केजरीवाल ही अकेले वो खतरनाक करना ताकतें केजरीवाल की तरह हैं तमाम। तो हमने बल्कि सवाल किया कि केजरीवाल यदि एंटी नेशनल है, जो कि आप अब धीरे धीरे आप वो कहना शुरू किए हैं, तो हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन क्यों इस एंटी नेशनल को प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजते हैं? ये मैंने सवाल कर दिया। बल्कि आप बोलते हैं एंटी नेशनल, और एंटी नेशनल वो है भी। तो इस एंटी नेशनल को हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन क्यों इसको प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजते हैं? तो वो उन्होंने कहा लालच की बात कर दी कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी में। हमने समझते कि लालच, बात कुछ और भी रही होगी, ऐसी बात नहीं है। तो हमने कहा कि माने हालांकि वो जवाब उनका गलत था। सिर्फ लालच में नहीं, कुछ और भी बातें भी उनमें, कुछ और भी समीकरण काम करते हैं। जिससे दिल्ली में सिर्फ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी काम नहीं करता है, ये एक घिनौने किस्म का जातिवाद भी करता है। बाकी सांप्रदायिकता भी फैलाता है कि केजरीवाल ये जो है तमाम जो है वो जो मौलवी लोगों की तनख्वाह बढ़ाता है और जानबूझकर किसी और की तनख्वाह नहीं बढ़ाता है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। तो नफरत के आधार पर वोट मिलता है, ये वो करता है हरकत। और जातिवाद तो खैर आप लोग जानते हैं कि इस देश का जहर है। वो माने जो समर्ण लोग अपनी जातिवाद करते हैं, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो अलग से जातिवाद करते हैं। हमारे माने समर्ण कहे जाने वाले, वो ठाकुर हो ब्राह्मण हो, ये अलग से जातिवाद करते हैं। और भी लोग जातिवाद करते हैं। लेकिन अब तक जो है हमारा व्यापारिक वर्ग में वो जातिवाद का जहर जो है वो पहुंचा नहीं था। ये केजरीवाल ये जहर वहाँ भी पहुंचा दिया। हमारे व्यापारिक व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में जातिवाद का जहर इसने फैला दिया। तो ये घोर किस्म का जातिवादी भी है, सांप्रदायिक भी है, और तो उसका जहर भी घोलता रहता है। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का शिकार तो लोग हैं, इस बात नहीं है।
लेकिन सबके ऊपर क्या है, वो एंटी नेशनल है, वो राष्ट्र विरोधी है। तो हमने वही पूछा कि भाई ये दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन इस एंटी नेशनल को प्रचंड बहुमत से सत्ता में क्यों भेजते? तो चूंकि किसी के पास इसका माकूल जवाब नहीं है, और जवाब भी क्या देंगे? हमारे देश के जो है महान विभूतियों ने भारत का संविधान बना करके उनको ये मताधिकार का अमोघ अस्त्र थमाया, हमारे देशवासियों को, हमारे भारतीय भाई बहनों को। आज वो जो अमोघ अस्त्र मताधिकार का अब वो इस्तेमाल हो रहा है भारत विरोधियों को सत्ता में भेजने के लिए। जरा देखिए ना, हमारे इस मुल्क के जो महान हस्तियाँ थी, महान आत्माएं थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जैसे, इन्होंने अथक परिश्रम करके 3.25 साल से भी अधिक मेहनत करके संविधान सभा के जरिए भारत का संविधान बनाया, और वो संविधान बना करके हमारे भारतीय भाई बहनों के हाथ में मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र दिया। आज वो अमोघ अस्त्र देश के गद्दारों, देश के विरोधियों, भारत द्रोहियों को सत्ता में भेजने में वो इस्तेमाल हो रहा है। ये इसकी असलियत है। तो ये असलियत वो जनाब बोल नहीं पाए। ये दुख का विषय। तो हमने ये भी पूछा कि ये जो राहुल है या उसकी जो जेएनपीसी है, केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीट के साथ, और छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ झारखंड से, और कुछ हमारे हरियाणा के कौशिक समाज कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो समर्थन अभी भी इस राहुल को मिल रहा है। तो क्या इसी लालच में मिल रहा है कि वो जो है ये राहुल जो है आलू से सोना बनाकर उनको सोना देगा? तो हालांकि ये कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो मानसिकता के आधार पर जवाब दे रहे थे, तो उसी के काउंटर में ये जवाब बन रहा है। इसके लिए तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि हम तन से आज़ाद जरूर हो गए हैं, मन की गुलामी अभी पड़ी हुई। भारतीय भाई बहनों, हम कितना भी बात बता दें, कितना भी आपको समझा दें, निवेदन कर दें, उसका असर हो नहीं सकता, जबकि हमारे आप लोगों में, भारतीय भाई बहनों में मूल के प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा। और देशभक्ति का आलम यह है कि ये देशभक्ति कैसे आ सकती है? हम अमूमन कुछ अपवादों को छोड़ करके व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थ और देशभक्ति या मूल परस्ती, यह एक दूसरे के वो विरोधी है या एक्सक्लूजन है। मतलब कि यदि जिस व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ है, वो कभी भी देशभक्त हो नहीं सकता। देशभक्त होने के लिए उसको व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, उसमें ये भाव आना पड़ेगा कि हमारे जो भारतीय भाई बहनों की भलाई में मेरी भलाई है, हमारे भारतीय समाज की भलाई में मेरी भलाई है, हमारे मुल्क की भलाई में मेरी भलाई है। इसके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की आदत को त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर के देशभक्ति आएगी। तो देशभक्ति को स्थापित करने के लिए या
भारतीय एकता का दूसरा नाम है देशभक्ति। ये भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति ये अवधारणा एक दूसरे की पूरक है। तो देशभक्ति लाने के लिए व्यक्ति के स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। और इस जीएनपीसी ने 60-70 सालों तक जो है लोगों को घोर घटिया किस्म का व्यक्ति के स्वार्थी बना दिया है। जान लीजिए, ये लोग जो जातिवाद करते हैं ना, हमारे भारतीय भाई बहन जो जातिवाद का अभी भी लोग, वैसे भारतीय अवाम ताकत दल तो कहता है कि वो उसके जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करते हैं जातिवाद का। चुनाव हुआ, खास करके चुनाव के मौके पर तो अक्सर करते हैं कि हमारी जात का हो, हमारे संप्रदाय का हो, हमारी भाषा का हो, हमारे जो है वो प्रांत का हो, ऐसा होता है ना। तो जो लोग भी जातिवाद का इस्तेमाल करते हैं, जो भी भारतीय भाई बहन जातिवाद का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पर वो व्यक्तिगत स्वार्थ को साधते हैं। वही हाल वो सांप्रदायिकता का है, वही हाल जो है भाषावाद का है, वही प्रांतवाद का है। वो तो भाषावाद, प्रांतवाद या और संप्रदायवाद या जातिवाद को साधना जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को की पूर्ति है। इसलिए कि जातिवाद से अब तक किसी जाति का भला न हुआ है न आगे होगा। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ का जो जहर है, वो कई रूपों में है। व्यक्तिगत स्वार्थ के रहते मुल्क के प्रति भक्ति आ नहीं सकती, त्यागना होगा। इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आह्वान दिया था अपनी भारतीय अवाम को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहन जो कि अभी भी मानसिक गुलामी के शिकार हैं, तो ये मानसिक गुलामी को से उनको आज़ाद कराने के लिए ये आह्वान करता है, ये निवेदन करता है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, त्यागिए। भारतीय जनता दल आपको दूसरी और सच्ची आज़ादी आपको देगा, यही कह रहा है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ वो त्यागना होगा, तभी जाकर के मूल के प्रति भक्ति आएगी। वरना तो देशभक्ति का नाम सभी लेंगे पाखंड के रूप में, अच्छे लच्छेदार शब्दों में, मंचों से, भाषणों में, लेकिन वो भावना नहीं रहती। यदि इसको देखें ना, वो देशभक्ति की बात करेगी, ये बीजेपी वो देशभक्ति की बात करेगी, राष्ट्रवाद की बात करेगी, लेकिन उसके हर गतिविधि राष्ट्र के खिलाफ, अवाम के खिलाफ। देखिए ना, देशभक्ति का तकाजा है कि अपना देश मजबूत हो, ये भली उसकी आवश्यकता है, लेकिन देश को कमजोर करने के लिए शुरू कर देंगे हिंदू एकता। ठीक है ना, ये बोलेंगे देशभक्ति, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद हो चाहे देशभक्ति हो, तो उसमें बात आएगी ना कि भाई कि देश को मजबूत होना है। तो जब देश को मजबूत होना तो बोलते हैं कि वो हिंदू एकता। 80-20 देखिए इनकी असलियत। तो और यही लोग पाखंड भी करते हैं, राष्ट्रवाद, और वोट भी बटोरते हैं, सत्ता भी हथियाते हैं। इसलिए भारतीय जनता दल के इन नकली और छल करने वाले राष्ट्रवादियों से, नकली जो है वो देशभक्ति का स्वांग भरने वालों से सावधान हो जाइए। इनसे दूरी बनाइए और इनको
नष्ट में नाबूद कैसे होंगे, इसका जो है सोचना पड़ेगा। इसके लिए गंभीरता से विचार करिए आप लोग। ये भारतीय जनता दल का इस तरह से जो मैंने जो हमारे देश में तो विखंडनकारी ताकतों के खिलाफ जो अभियान जो चला रहा अभी यूट्यूब के माध्यम से, सिर्फ भारतीय जनता दल ही नहीं शुरू किया है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, और जो कि इस पांथिक पचड़े से दूर रह करके सिर्फ अपने देश को समर्पित होने के लिए, देश के विषय में सोचने के लिए वो नास्तिक बन गए थे। देखिए वो नास्तिक क्यों बने थे, इसके विषय में यानी कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। नास्तिक सिर्फ बने थे इन्हीं पांथिक पचड़ों से कि वो सिख धर्म है तो ये हिंदू धर्म है तो इस्लाम धर्म है, फलाने का क्या कि इससे हमको दूर रखना है। सिर्फ देश के विषय में सोचना है, अपने आवाम के विषय में सोचना है, इसलिए वो नास्तिक हो गए। और उन्होंने एक किताब भी लिखी कि हम नास्तिक क्यों बने, यानी नास्तिक बनने का उद्देश्य क्या था। वो अंग्रेजी में उनकी किताब है वाई आई एम एथिस्ट। तो उसी में उन्होंने उसी किताब में लिखा है कि हम अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके इन गोरे और सफ़ेद अंग्रेजों को तो इस देश से भगा देंगे। लेकिन इसी देश से पैदा हुए काले अंग्रेज जो कि उन गोरे अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लेकर के उनसे कई गुना खतरनाक हैं, उनको भगाने की जिम्मेदारी अब जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारे भारतीय भाई बहन है उनके कंधों पर। आज उन्हीं के आदेश को, इस पीढ़ी को जगाने के लिए भारतीय जनता दल आया है। तो आज चाहे बीजेपी हो, चाहे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वो हमारे भगत सिंह के बताए हुए ये बहुत ही खतरनाक काले अंग्रेज हैं। इनको हर हालत में इस देश से भगाना होगा, तभी हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में चैन आएगा, सुकून आएगा। कोई कह रहा था कि हमको कह रहा था कि आप मोदी जी के जो विकास कार्यक्रम की तारीफ भी करते हैं और फिर इसके बाद फिर उनकी आलोचना भी करते हैं, यह हुआ है। हम ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं या भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि हमारे देश में और हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, उसको विकास से पहले या सभी को विकास से पहले उसको सुकून चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। तो और भारतीय जनता दल का भी मानना है कि यदि इस देश में सुकून स्थापित हो, आपसी भाईचारा स्थापित हो और सभी लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के हित के प्रति चिंतित हों, यानी हम चिंता करें आपके हित की और आप चिंता करें किसी और की, इस तरह की भावना हो, तो ये जो मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, तो मोदी जी कोई विकास के कोई एकमात्र जो है उनकी वो ठेकेदार नहीं है। हमारे देश में कई काबिल लोग हैं जो कि मोदी जी से ज़्यादा कई गुना, 10 गुना या उससे भी अधिक विकास की योजनाएं बना भी देंगे और उसको बड़े इफिशिएंटली लागू भी कर देंगे। लेकिन माहौल तो हो, वो सारी जो प्रतिभा है, सारी जो काबिलियत है, इस विषाक्त जहरीले वातावरण में नष्ट हो रही है। तो ये
विकास की सिर्फ अकेले ठेकेदारी की बात बीजेपी वाले जो है वो मोदी जी के लिए न करें। भारतीय जनता दल उनको कहना चाहता है, उनको और अपने भारतीय आवाम के जरिए उनको बताना चाहता है और अपने आदरणीय भारतीय आवाम को भी समझाना चाहता है कि विकास के पहले सुकून, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा ये होना जरूरी है। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, एक हाथ से विकास दिखाते हैं, दूसरे हाथ से ये नफरत बेच रहे हैं, जैसे मैंने बताया है। और जितनी नफरत ये बीजेपी वाले या बेचवा रहे हैं अपने कट्टरवादी तत्वों के द्वारा, उससे कई गुना 10 गुना जो है ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, वाम दल वाले और जो है वो भी जो है नफरत बेच रहे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्वों को ताकत देते हैं। तो जब तक इन प्रवृत्तियों का नाश नहीं होगा, लोगों में सुकून नहीं आएगा, लोगों में भाईचारा नहीं आएगा, तो वो काबिल लोग, इफिशिएंट लोग, दक्ष लोग सामने कैसे आएंगे? सवाल यही है कि इसीलिए कर रहा है। तो और बीजेपी मोदी जी की ये मंशा है कि भाई ये विकास ले लो, विकास के चकाचौंध में जो ये बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं उसको भूल जाओ। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वालों जरा ये जान लो कि देश यदि मजबूत रहेगा तो आपसे अधिक विकास भी कर लेगा और हर स्थिति का सामना, चाहे आज हो चाहे कल हो, उसका सामना भी कर लेगा। आज रूस जो है डटा हुआ है नाटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसीलिए तो इसलिए जो विकास की बात करते हैं इनकी, तो विकास के चकाचौंध में ये इनकी साजिश है कि जो ये नफरत बेचवा रहे हैं कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो है वो इनका पाप छुप जाए, ये इनकी साजिश है। खैर कोई बात नहीं है। भारतीय जनता दल का कहना कि जो कुछ भी ये इनकी करतूतें हैं, जो कुछ भी इनके पाप हैं, भुक्तभोगी हमारी आवाम है, हमारी गरीब भारतीय भाई बहन है, उन्हीं पर मार पड़ती है। इसलिए सर्वप्रथम और सबसे पहले और सबसे अधिक जिम्मेदारी हमारी भारतीय आवाम की है। क्या है कि इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना और उन तत्वों को जो अभी बताया गया कुछ से लेकर के जो है आपके असदुद्दीन ओवैसी इत्यादि, उनके हरकतों को शून्य करना ये आवश्यक है। और इस मुल्क को हर हालत में उसको महफूज रखना, अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीय एकता को लाना है, कायम रखना है, क्योंकि अपने मुल्क को, अपने मुल्क भारतवर्ष को बचाना है, अपने भारतीय आवाम की रक्षा करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको महफूज रखना है। इसलिए भारतीय एकता बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।